आप इस देश का कानून देखिए कि अगर एक लड़की अगर आत्महत्या करती है तो उसके नैहर वाले अगर आरोप लगा देते हैं कि नहीं ये इनकी प्रताड़ना, पति की प्रताड़ना की वजह से ये हो गया, लेकिन पति की प्रताड़ना के वजह पत्नी की प्रताड़ना की वजह से अगर पति आत्महत्या करता है तो वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाती हैं। हमारे यहाँ का एक माइंड सेट है पुरुष प्रधान देश में कि अगर भीड़ में कोई अगर औरत किसी आदमी को झापड़ अगर मार दे, तमाचा मार दे, तो हमको लगता है कि पुरुष ने ही गलती की होगी। तो हर एक तरफ से पुरुष की ही गलती मानी जाती है और पुरुष की जो प्रताड़ना है, पुरुष का जो जीवन है, पुरुष को जो परिवार संभालना है, उसके अंदर की पीड़ा कोई समझ नहीं पा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी जो सुर्खियां आती हैं, सामने खबरें आती हैं, उस पर क्या आपका विचार है? तो हमारी नजर में केवल दो जातियां इस देश में हुआ करती थी, एक अमीर हुआ करता था, एक गरीब हुआ करता था। अब वो बात नहीं रही है। अब जाति स्तर पर इतना कैलकुलेशन है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अब हम केवल जाति की चर्चा करते हैं। इस जाति का ये नेता, मूल मुद्दे गायब होते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो जमीन से संबंधित अपराध जो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें हत्याएं हो जा रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी मारपीट हो जा रही है, जान के लोग दूसरे के दुश्मन बन पा रहे हैं, वो संवाद के अभाव में जो हल हो सकते हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। पहले पुलिस शरीफ लोगों के घर बैठती थी और वहां बैठ करके गांव का विश्लेषण करती थी कि इसको ठीक करना है। तो संवाद के माध्यम से जो लोग गलत रास्ते पर जाते थे तो उनको ठीक करने का काम किया जाता था। केवल पुलिस के ऊपर एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। पुलिस को जहां सिस्टम मिलेगा वहां पुलिस जमीन की पंचायत कराने लगेगी, और जहां उसको सिस्टम नहीं मिलेगा वहां वो कह देगी कि नहीं ये तो न्यायालय का मामला है। पावर्ड बाय स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। इन दिनों देश और प्रदेश में तमाम बड़ी खबरें सुर्खियों का केंद्र बिंदु बनी हैं। अगर बात करें खबरों की तो बिहार प्रदेश से आ रही खबरों में भरत तिवारी एनकाउंटर जो है सुर्खियों का केंद्र बिंदु है। वहीं उत्तर प्रदेश से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड जो है सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा। तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए सकलडीहा बार के अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे कवि जी, जो पूर्व में हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष भी रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। छात्र जीवन से आपने शुरुआत किया, हरिश्चंद्र महाविद्यालय से आप छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे। उस समय से लेकर अब तक की राजनीति कितनी बदली है? क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो छात्र संघ जैसी नर्सरी को भी उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया गया है। जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है छात्र संघ से लेकर के अब तक का, वो बहुत ही व्यापक स्तर पे हुआ है। और अब जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये माना जा रहा है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अब केवल चिंता सरकार बनाने की है। जब कोई भी व्यक्ति किसी पद पर बैठ जा रहा है तो वो पद पर बैठ जा रहा है। हमको लगता है कि वास्तविक समस्याओं से हम दूर होते चले जा रहे हैं। जो इंडिविजुअल समस्या समाज की होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जल जंगल जमीन, रोटी कपड़ा मकान, बिजली पानी सड़क, जितने भी वास्तविक मुद्दे हैं, अब उन मुद्दों की बात बहुत दूर हो गई है। सारी की सारी चीज़ें अब केवल जातिवाद पर चल रही हैं। सोशल मीडिया के इस युग में लोग पूरी तरह से आपस में बटे खटे दिखाई दे रहे हैं। जहां पर हम लोग का मानना था, हम जो छात्र संघ की राजनीति क्या करते थे, तो हमारी नज़र में केवल दो जातियां इस देश में हुआ करती थी, एक अमीर हुआ करता था, एक गरीब हुआ करता था। अब वो बात नहीं रही है। अब जाति स्तर पर इतना कैलकुलेशन है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अब हम केवल जाति की चर्चा करते हैं। इस जाति का ये नेता, मूल मुद्दे गायब होते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और छात्र संघ जो लोकतंत्र की नर्सरी हुआ करता था, जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, इस लोकतंत्र से धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है। और आगे आने वाली पीढ़ी को वो भूल जाएगी कि इस देश में कोई आंदोलन भी हुआ करता था। लेकिन जो अभी आपने नाम लिया स्वर्गीय भरत तिवारी का, उस व्यक्ति ने अपने मूवमेंट से एक पूरे देश में एक ऐसी क्रांति पैदा की है कि लोगों को लग रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ होकर के अपने जान को भी रख सकता है, दे सकता है इस समाज के भले के लिए। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन भरत तिवारी की मौत के बाद सामने आया है। डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कई खबरें आ रही हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा कि कहीं पुरुषों को जो है वह बाथरूम में फर्श के नीचे दबा दिया जा रहा है, कहीं पुरुषों को धक्का दे दिया जा रहा है ऊंचाई से। ज़्यादातर केस में यह सुनने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष प्रधान देश होने के नाते जो है महिलाएं ही सदैव दोषी हैं। पुरुष भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस में दोषी पाए जाते हैं। लेकिन बहुत पहले आपने एक मुहिम स्टार्ट किया था, आप आंदोलन कर रहे थे कि पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। बिल्कुल। क्या वास्तव में लगता है कि अब जरूरत आन पड़ी है कि पुरुष आयोग का गठन जरूरी हो चुका है? मैंने आपसे 8 साल पहले इस विषय की चर्चा की थी जब आप बनारस में थे कि पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। अभी आपने 2-3 दिन पहले घटना देखी
जो उधर पश्चिम की तरफ से आ रही थी कि एक पत्नी ने अपने बाथरूम में अपने पति को मार करके गाड़ दिया, उसके बाद उसमें नमक छिड़क दिया, उसके बाद प्लास्टर करवा दिया। आप एक बात को समझिए कि समाज में ऐसा हो क्यों रहा है। महिलाओं और पुरुष के प्रति एक फिल्म आई थी ऐतराज, आपने देखी होगी। उसमें अक्षय कुमार करीना कपूर से शादी करता है, करीना कपूर वकालत करती है, उसमें अपने पति को बचाने का काम करती है। उसमें एक डायलॉग्स मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। उसमें वो बोलती हैं कि हमारे यहाँ का एक माइंड सेट है पुरुष प्रधान देश में कि अगर भीड़ में कोई अगर औरत किसी आदमी को झापड़ अगर मार दे, तमाचा मार दे, तो हमको लगता है कि पुरुष ने ही गलती की होगी। तो हर एक तरफ से पुरुष की ही गलती मानी जाती है। और पुरुष की जो प्रताड़ना है, पुरुष का जो जीवन है, पुरुष को जो परिवार संभालना है, उसके अंदर की पीड़ा कोई समझ नहीं पा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के पहले क्या था कि पहले संस्कार था। पहले की जो माँ हुआ करती थी या जो सास हुआ करती थी, अपनी बच्चियों को समझा करके भेजती थी घरों में कि तुम जाओ, तुम यहां पैदा जरूर हुई हो लेकिन मरना जीना तुमको वही है, वही तुम्हारा घर है। ये समझाया जाता था, ये संस्कार दिया जाता था उन बच्चियों को, तो वो ये पढ़ करके जाती थी। आज स्थिति दूसरी है। आज शाम हुआ नहीं तब तक फोन कर दिए कि घर में ये बन रहा है, वो बन रहा है। इतना अधिक नैयर इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इतना अधिक हस्तक्षेप हो गया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना झगड़ा बढ़ रहा है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इतना संवाद का अभाव है, बात करने का तरीका बदल गया है। और ऐसी परिस्थितियों में पुरुष को अपने माता पिता को बैलेंस करने में, अपनी पत्नी को बैलेंस करने में, वो पुरुष पूरी तरह से अब आत्महत्या भी हो जा रही है। आप इस देश का कानून देखिए कि अगर एक लड़की अगर आत्महत्या करती है तो उसके नैहर वाले अगर आरोप लगा देते हैं कि नहीं ये इनकी प्रताड़ना, पति की प्रताड़ना की वजह से ये हो गया, लेकिन पति की प्रताड़ना के वजह, पत्नी की प्रताड़ना की वजह से अगर पति आत्महत्या करता है तो वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाती हैं। तो कहीं ना कहीं से हमको इस बारे में चिंता करना होगा। समाज के दो पहिया, पुरुष और स्त्री दोनों हैं, इन दोनों पहिया से ही गाड़ी चल पाएगी। दोनों पहिया में अगर एक पहिया भी खराब होगा तो हम बार बार एक पहिया बहुत अच्छा रखेंगे और कानून का इतना भार अगर एक पहिया के ऊपर डाल देंगे तो निश्चित है कि उसका ब्लास्ट होना तय है और वो पहिया खराब होगा। ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि पुरुष और स्त्रियों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है, इसको हमको रोकना होगा। और अब पुरुष जो पीड़ित के रूप में अब पुरुष हमको जो है अब समझ में आ रहा है, तो उनकी भी बात सुनने के लिए कोई ना कोई मंच हमको बनाना होगा। वो आयोग के रूप में आप बना लें या जिला स्तर पे कोई भी कमेटी बना करके पुरुषों की समस्या सुनने के लिए कि उन्हें कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि हर आप थानों पे जाएंगे तो वहां पर एक महिला सुनने के लिए एक नारी गृह बनाया गया है पुलिस की तरफ से, लेकिन पुरुषों के लिए कोई विषय नहीं है। वो मान लिया जाता है कि नहीं यही अत्याचार करेंगे। तो एक पूर्वाग्रह से जो हमारा माइंड सेट बना हुआ है, इसको हमको आपको बड़ा सोचना होगा। आप एक अधिवक्ता भी हैं। कानूनन यदि देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पे आपके क्या विचार होने चाहिए? लिव इन रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी जो सुर्खियां आती हैं, सामने खबरें आती हैं, उस पर क्या आपका विचार है? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, बहुत सी लड़कियों का हम लोग मुकदमा लड़ते हैं तो पुरुष जाकर के किसी दूसरी स्त्री को रख लेते हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रख लेते हैं। और उसके बाद उनकी पत्नी अगर कहते हैं कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, उस दूसरी शादी कोई साबूत नहीं होता है। तो एक तो बहुत बड़ा संकट इस बात का है कि एक पति एक शादी करने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दे रहा है और वो मुकदमा लड़ रही है। फिर दूसरा लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप से इस पूरे देश की संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर, देखिए कानून कुछ भी कहे, मैं देखिए लीगलिटी और मोरलिटी दो चीजें होती है, एक नैतिकता होती है और एक लीगलिटी होती है, एक विधिक चीजें होती हैं। तो दोनों लोगों को आप एक तराजू पर नहीं तोल सकते हैं। जहां तक विधिक बातें हैं तो विधिक की लड़ाई विधिक तरीके से होगी, लेकिन जो हमारी नैतिकता है कि बिना शादी बंधन के, बिना वेदों के संस्कृत का मंत्रोच्चार किए हुए, बिना किसी बंधन के, हिंदू विवाह अधिनियम के बंधने में बंद करके छोड़ करके अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उससे होने वाली संतान, उसका हक उत्तराधिकार क्या रहेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, इसको आपको बड़ा सोचना और विचारना होगा। कानून ने जरूर उसकी मान्यता आपको दे दी है क्योंकि 18 वर्ष कानून आपको कहीं ना कहीं से इस चीज की अधिकार आपको प्रदत्त करता है, कानूनी अधिकार आपको मिले हुए हैं। लेकिन हमारे जो सामाजिक अधिकार हैं, जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक जो हमारी व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था पर कहीं ना कहीं से कुठाराघात है। लिव इन रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा कोई रिजल्ट देने वाला है, ये बहुत ही दुखदायी है। अच्छा, आए दिन ये भी खबरें आती रहती हैं कि एक नाबालिग लड़का जो है किसी नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाता है या ऐसे तमाम आरोप निकलकर सामने आते हैं। आप एक अधिवक्ता हैं, आपके पास भी तमाम ऐसे केस आते होंगे जिसमें नाबालिग बच्चों के ऊपर जो है पास्को एक्ट से संबंधित धाराएं लगती हैं। तो वास्तव में पास्को एक्ट है क्या? देखिए, पास्को एक्ट वो कानून है जिसमें कि 18 साल के नीचे की बेटियों के साथ या बच्चियों के साथ या छात्राओं के साथ कोई भी ऐसा कृत्य
जो कि उनके साथ यौन उत्पीड़न के रूप में अगर हो तो वो पॉस्को एक्ट के रूप में उसको जो है संदर्भित किया गया है। अलग से इसके लिए बहुत ठोस कानून बनाए गए हैं। लेकिन जहाँ तक कि लड़कों की मैं बात करूँ तो एक बात आप समझिए, जो बच्चियां आज के टाइम में है, जैसे कि 18 साल के नीचे की जो बच्चियां 17 साल 16 साल की हैं, ये कानून के अभाव में, इनके हाथों में मोबाइल है, बच्चे हैं, नीचे हैं, ये बात करते हैं और पिक्चरों से प्रभावित होकर के, फिल्मों से, कहीं ना कहीं से, नाटकों से प्रभावित होकर के कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जो कानून संदर्भित नहीं कर पाता है, उनके ऊपर वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है एक समाजसेवी के तौर पर कि इन कानूनों के बारे में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में जाकर के इनके बारे में अगर जागरूक करें, इनको शिक्षा दें, इनको सिलेबस से जोड़ें, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि ऐसे आपराधिक घटनाएं जिसमें बच्चे फंस जा रहे हैं, अभी 16 साल 18 साल 17 साल 15 साल के लड़के, ज़्यादा 80% केसेस वही हो रहे हैं। ये जो फंस जा रहे हैं इनको हम बचा लेंगे कहीं ना कहीं से और एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि अब आप मीडिया को रोक नहीं सकते हैं, सबके हाथों में मोबाइल है, संवाद है। तो कहीं ना कहीं से हमको इसके लिए सरकार को इस बड़े ठोस कदम, प्रभावी कदम उठाने होंगे। और इसके लिए हमारे अपने मोर्चा ने, हमारे जो संगठन है, हमने एक प्रयास भी किया है, इंटर कॉलेज के लोगों से हम बात भी कर रहे हैं कि इसमें एक अधिवक्ताओं की टीम बना करके हम भेजें और लोगों से वो वार्ता करें, जहाँ इंटर कॉलेज के बच्चों को, जो बच्चे भी 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, उनको इस कानून के बारे में जागरूक करें और उनको बताएं कि इस कानून को वो जाने कि अपराध क्या है और किस समय वो अपराध हो सकता है, किस समय वो नहीं हो सकता है। तो ये एक दायरा हम लोग को तय करना पड़ेगा। सरकार को अपराध नियंत्रण करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि कानूनन कुछ ऐसा प्रावधान लाना चाहिए जिससे समय समय पे लोगों को काउंसलिंग दी जा सके, उनको समझाया जा सके? देखिए, क्या कोई ऐसा तंत्र बन सकता है? नहीं, बिल्कुल। मैंने इसके लिए अभी आपने देखा कि मैंने कहा कि पुलिस जो है जिले पर संवाद समिति की स्थापना करे। आप कोई भी एसपी या कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी दरोगा अगर रह रहा है तो जनमत की तरह, जैसे भूमि प्रबंधक समिति बनाई जाती है, गांव में प्रशासनिक समिति के सदस्य जो होते हैं 8-10 की संख्या में, उस समितियों का एक संगठन बना करके वो जिले लेवल पर बात करे, तब आप उससे अपराध का नियंत्रण कर सकते हैं। अभी क्या है कि जो थाने और जो चौकियां हैं उस पर जो बीच का कन्वर्जन करने वाले लोग हैं वही ज्यादा जाते हैं। अब शरीफ लोगों के यहाँ पुलिस न जाती है, पहले पुलिस शरीफ लोगों के घर बैठती थी और वहां बैठ करके गांव का विश्लेषण करती थी कि किसको ठीक करना है। तो संवाद के माध्यम से जो लोग गलत रास्ते पर जाते थे तो उनको ठीक करने का काम किया जाता था। लेकिन अब चीजें बहुत बदल चुकी है। जो अपराधी है, जिसके ऊपर 2-3 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, पुलिस उठाएगी, उन्हीं का नाम उसमें डाल देगी, उसी को हिस्ट्री शीटर बना देगी। 1-2 मुकदमे रहेंगे, ऊपर से आदेश आ जाएगा कि इतनी फॉर्मेलिटी करना है, तो उसी में गैंगस्टर बढ़ा देगी। वो कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं करती है। इसलिए आप देखिए कि ज्यादातर मामले हाईकोर्ट में जाते हैं तो उनकी प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि उस पर वो ठीक से वर्क नहीं करते हैं। विवेचना का जो पार्ट है, इतना प्रेशर है। आप 24 घंटा जिस दरोगा से आप काम करा रहे हैं, वो दरोगा के ऊपर 10-20 विवेचना अगर आ जाएगी तो विवेचना के पार्ट पर आपको विवेचना सेल अलग से स्थापित करनी पड़ेगी। और आप एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जैसे कि कोई भी व्यक्ति की जमानत जब पड़ती है न्यायालयों में तो उसका आपराधिक रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो विवेचना करने वाले का भी तो एक आपराधिक रिकॉर्ड उसके विभाग में होता है, कभी उनसे भी नहीं पूछा जाता है। तो पुलिस में तो इतना सुधार की आवश्यकता है कि जो हो ही नहीं पा रहा है। केवल ऊपर से आदेश आ रहे हैं जो नीचे आते आते दम घोट दे रहे हैं, कहीं उसका जनता का नहीं। अब छोटा सा विषय है, जैसे आपके घर कोई छोटा सा विवाद है पड़ोस वाले से, आप जाइए एप्लीकेशन दे दीजिए थाने पर एप्लीकेशन देंगे तो 151 उनका भी कर देगा बुला करके, आपका भी 107-16 में आपको पाबंद कर देगा। तो रिजल्ट क्या मिला? पुलिस अपना काम छोड़ा ली, अब उस मूल मुद्दे पे जाएगी नहीं। ऐसी परिस्थितियों में अपराध, जो जमीन से संबंधित अपराध जो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें हत्याएं हो जा रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी मारपीट हो जा रही है, जान के लोग दूसरे के दुश्मन बन पा रहे हैं, वो संवाद के अभाव में जो हल हो सकते हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। केवल पुलिस के ऊपर एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। पुलिस को जहां सिस्टम मिलेगा वहां पुलिस जमीन की पंचायत कराने लगेगी, और जहां उसको सिस्टम नहीं मिलेगा वहां वो कह देगी कि नहीं ये तो न्यायालय का मामला है। तो ये जो 2 दिशाओं में, जो 2 दृष्टि से काम हो रहा है, इस 2 दृष्टि का ही नतीजा है कि पुलिस को जो विश्वास जनता के प्रति रखना चाहिए और जो जनता को सम्मान पुलिस को देना चाहिए, उसका अभाव है। वर्तमान एसपी साहब जो मैं देख रहा हूं उस पर वर्क कर रहे हैं, इनकी जो कार्यशैली है और जो एसपी की अपेक्षा थोड़ी सी मुझे अलग लगी है, इस पर वो वर्क कर रहे हैं, जनता को सुन रहे हैं, उसका असर भी दिख रहा है। तो लेकिन एक आध जिले से काम नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति को जो निचले स्तर का है, दीवान से लेकर के दरोगा सिपाही तक, उनको जनता के प्रति अपना विश्वास जीतना होगा, जो अभी तक हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में एक सवाल और भी जोड़ना चाहेंगे आपसे। श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। एसआईटी का गठन हो चुका है, जांच चल रही है, 80 लाख से ज़्यादा कैश भी बरामद हो चुका है,
8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसमें बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, जैसे कि विपक्ष का आरोप है। विपक्ष लगातार अखिलेश यादव हों या तमाम बड़े नेता हों, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे राजनीति करती आई है और आज बड़ी मछलियों को चढ़ावा चोरी कांड से बचाती हुई नजर आ रही है। तो एक प्रकार से एसआईटी की जांच पे भी वो सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक कानूनन आपसे अगर जानना चाहें अधिवक्ता होने के नाते, तो क्या एसआईटी की जांच को गलत ठहराना जायज है या न्यायिक जांच इसमें होनी चाहिए? देखिए जो भी जांच हो रही है, कुछ भी जांच हो जाए, आप उसको एक सिरे से नकार दीजिए, कह दीजिए कि नहीं ये ठीक नहीं है। संतुष्ट आप कहां होंगे? 2012 से लेकर के 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी। गायत्री प्रजापति के ऊपर खनन के बहुत बड़े आरोप लगे। तो गायत्री प्रजापति अगर गलत कर रहे थे तो क्या मैं अखिलेश यादव को भी मान लूं कि वो भी गलत कर रहे थे? गायत्री प्रजा, अगर उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर गलत करता है तो क्या मुख्यमंत्री को मान लेंगे? अगर उस चंदा चोरी में नीचे के लोग अगर चंदा चोरी कर रहे हैं तो ऊपर के लोगों पर हम आरोप लगा दें, ये तो कहने कहलवाने की बात है। मैं तो सीधे, देखिए, मैं उसको अधिवक्ता के तौर पर नहीं, मैं अध्यात्म के तौर पर बाबा कीनाराम और भगवान राम का जो दिया हुआ दान है, ये व्यक्ति अपनी संस्था के साथ दिया है, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। भगवान राम सबको देख लेंगे। जो उसका दोषी रहेगा, किसी धर्म, जो धर्म दंड है, ये तो अब हम लोग कानून के दंड की ना बात कर रहे हैं, धर्म दंड उन लोगों को मिल जाएगा। हम और आप उस पर अभी कौन टिप्पणी करने वाले होते हैं? अभी जांच चल रही है, एफआईआर हुआ ना, हो सकता है इनकी सरकार रहती है एफआईआर नहीं होता। बहुत सारी चोरियां हुई हैं, बहुत सारी जगहों पर एफआईआर नहीं हुआ। यहाँ पे सरकार ने जैसे ही करेंगे नीचले की मछली, अभी कुछ ऊपर की मछली अगर फंस जाती तो फिर कहते कि ऊपर की मछली, तो उसका तो कोई कनेक्शन है, क्लियर नहीं हो पाता। अभी वो लोग, जो लोग फंसे हैं, वो अगर वो जिनका नाम लेंगे उस जांच में आएगा, उनको सामने आना चाहिए। ये तो जब जांच चल रही है तो उस पर हम और आप एक वकील होने के नाते उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे? और जो लोगों ने चंदा चोरी किया, भगवान श्री राम का हमारी आस्था को जो चोट पहुंचाई है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हो, उनको ईश्वर खुदा दंड देगा। तो हम ईश्वर पर इस चीज को छोड़ते हैं। इस पर हम टिप्पणी करके हम पाप के भागीदार या पुण्य के भागीदार क्यों बनना चाहें? हम इस पर राजनीति क्यों करें? और रही वो हमारी आस्था का विषय था, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, हमारे न्यायालय के लोगों ने लड़ाई लड़ी, भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर वहीं पर है, लोगों ने दान दिया, दान लोगों ने चोरी कर लिया। भगवान राम की आस्था, उनके प्रति जो हमारी मर्यादा है, भगवान राम हमारे दिल में है। वो जो बता करके गए हैं, जो कह करके कहते हैं, जो मर्यादा इस भारत के लिए छोड़ करके गए हैं, उस मर्यादा पर हम समाज का निर्माण करेंगे। वो 80 लाख रुपए, 1 करोड़ के उनको चोरी करने से समाज नहीं बिखरना चाहिए। समाज बनेगा तभी जब हम भगवान श्री रामचंद्र को मानेंगे। अगर वो राम को मानने वाले नहीं लोग हैं तो उनको राम का दंड लगेगा, हम इतना जानते हैं। चंद शब्दों में जवाब चाहेंगे आपसे, भरत तिवारी एनकाउंटर। जी, भरत तिवारी एनकाउंटर में जो भी कानूनी एंगल नजर आ रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? भरत तिवारी का जो सीधा सीधा एंगल है, ये कोई इनकाउंटर नहीं है, ये सीधे सीधे हत्या है। मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इन सारे लोगों का सस्पेंशन करना चाहिए। इन लोगों के ऊपर उन धारा में मुकदमा चला के इनको जेल भेजना चाहिए, इनको चार्जशीटेड करना चाहिए। साउथ में अभी एक मामला आया, 2020 में पिता और पुत्र को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई और एक महिला कांस्टेबल ने खड़े होकर के उस सच्चाई को जाकर के न्यायालय में बताया और 6 लोगों को सजा हुई इसमें, पुलिस कर्मियों को। ये सीधा सीधा उदाहरण है। और यहाँ पर भरत तिवारी सिलेंडर हो रहा है, उसके बाद अगर उसको गोली मारी जा रही है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मुझे लगता है कि सीधे सीधे इसकी जांच करा करके दोषियों को जेल भेजना चाहिए। किसके आर्डर पर उन्होंने किया, वो भी उनका नाम खुलकर आना चाहिए कि वो किसी के दबाव में अगर किए हैं तो वो भी उसको बताएं, उनको भी आपराधिक षड्यंत्र के तहत रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। अभी आपने सुना शैलेंद्र जी के विचारों को, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से लेकर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर। आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा।